सोचते हैं कि काश उन्हें कोई ऐसे टॉपिक्स बता दे जिन्हें वो सबसे कम टाइम में करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। यस दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर फिजिक्स के अंदर आप वो टॉपिक कर लो तो आपके मार्क्स बड़ी आसानी से आ सकते हैं। जी हाँ, उन टॉपिक्स का नाम है एरर एनालिसिस, यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड दो आपके एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, जिनमें से पहला है आपका वर्नियर कैलिपर एंड सेकंड है आपका स्क्रू गेज। अगर आप इन टॉपिक्स को ढंग से करो तो मैक्स टू मैक्स इन टॉपिक्स को कवर करने में आपको 3 आवर्स लगेगा। 3 आवर्स के अंदर आप, चाहे आप जेई का एग्जाम दो चाहे आप नीट का एग्जाम दो, दोनों के अंदर आप मिनिमम 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स डिस्कस कराने वाला हूं, जिसका नाम है एरर एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप। चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। जो भी अपन मेजरमेंट करते हैं उनके अंदर अपन एरर कैसे निकालेंगे, लेकिन एरर निकालने से पहले आपको क्या करना आना चाहिए? मेजरमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए आपके कोर्स में 2 इंस्ट्रूमेंट भी है, लेकिन उससे पहले अपने को ये आना चाहिए कि क्या अपन जनरल मेजरमेंट कैसे करते हैं वो पता है अपने को। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, है ना? वही चीनी वाला एग्जाम्पल। मान लो कि मैंने क्या किया, 3 जनों को बराबर चीनी दे दी। ठीक है ना? कितनी? बराबर एक चीनी दे दी। ओके, किस किस को दी? एक मान लो मैंने विशाल को दे दी, ठीक है? एक मान लो लवली को दे दी और एक मान लो मैंने किरण को दे दी। ओके, इन दोनों को बोला कि ये जो है इसको मेजर करके लाओ कि इसका मास कितना है, वेट नहीं, इसका मास कितना है। ठीक है, वेट तो अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन अब आगे से जो रीडिंग आती है वही मशीन है, वो क्या बताती है? मास बताती है, ध्यान रखना। तो विशाल ने बताया कि ये कितना है, 10 केजी। ये इतना मेजर करके ले आया। लवली ये मेजर करके लाया 10.1 केजी। किरण ये मेजर करके लाई 10.15 केजी। क्या ये तीनों रीडिंग जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है, क्या वो तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट सेम है? क्या लगता है? तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट सेम नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई होगी। इन्होंने, दिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट? पहला विशाल ने ये यूज किया होगा, ठीक है। दूसरा लवली, लवली ने ये यूज किया होगा। तीसरा किरण, किरण ने ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इन जो रीडिंग आई, ये जो रीडिंग को देख के या फिर इन इंस्ट्रूमेंट को देख के अभी आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि पहले वाला जो है, ठीक है ना, पहले वाली जो वेइंग मशीन है, इसके ऊपर मैं धीरे 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 मान लो कि चीनी के दाने डाल रहा हूँ। इसकी रीडिंग कब आ जाएगी? ये मिनिमम रीडिंग कितनी दिखाएगा बताओ? ये रीडिंग कब शो करना शुरू कर देगा? 1 केजी। 1 केजी या उससे थोड़ा सा कम नहीं होगा तब तक ये रीडिंग नहीं शो करेगा। इसका मतलब ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? मिनिमम ये कितना मेजर कर सकता है? 1 केजी। ये वाला लवली, लवली को ये मिली नहीं, इसने यही जो अपन अपना खुद का मास मेजर करते हैं वो वाली उठा ली। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पे इसने डालने शुरू किए, तो सबसे पहले रीडिंग कब आ जाएगी? मतलब ये जीरो कब चेंज हो जाएगा? 0.1 केजी पे चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये मिनिमम कितना? 0.1 केजी मेजर कर सकता है, या मैं बोलूं 100 ग्राम मिनिमम मेजर कर सकता है। वही इसके अंदर ये ऐसा है 0.00। इसके ऊपर मैं चीनी के दाने डालना शुरू करता हूं, कब रीडिंग आ जाएगी? जब 0.01 केजी मास में इसके ऊपर डाल दूंगा चीनी का। यानी कि ये कितना मेजर कर सकता है? मिनिमम 0.01 केजी मेजर कर सकता है, यानी कि 10 ग्राम मेजर कर सकता है मिनिमम। 10 ग्राम मिनिमम मेजर कर सकता है। तो क्या रीडिंग देख के आपको पता लग रहा है कि क्या है? अच्छा, उससे पहले एक बात कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम जितना मेजर कर सकता है, ध्यान से सुनना, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी काम आने वाली है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना मिनिमम मेजर कर सकता है उसको हम बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। मिनिमम 1 केजी मेजर कर सकता है, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 केजी। दूसरे वाला इंस्ट्रूमेंट मिनिमम 0.1 केजी मेजर कर सकता है, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 केजी। तीसरे वाला 0.01 केजी मेजर कर सकता है। ये मैं रीडिंग देख के भी बता सकता हूँ। मेरे पास सामने रीडिंग आई ना, मैं रीडिंग देख के भी बता सकता हूँ कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। अभी तो आपने यहाँ निकाला कि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है वो। अब वापिस रीडिंग पे आइए, जो ये रीडिंग उठा के लाए थे, ये देखिए, क्या इससे निकाल सकते हो? अब पता चल रहा है कि कितना मिनिमम मिनिमम मेजर कर सकता है। इसको देखो, सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू, यानी कि इसका लीस्ट काउंट कितना रहा होगा? 1 केजी। इसका पॉइंट के बाद भी एक है, इसका लीस्ट काउंट कितना रहा होगा?
0.1 केजी, इसका कितना रहा होगा 0.1 केजी। आप रीडिंग को देख के भी लीस्ट काउंट बता सकते हो, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट को देख के भी लीस्ट काउंट बता सकते हो। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम इतना मेजर कर सकता है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, मतलब रीडिंग देख के, इंस्ट्रूमेंट देख के अपन बता सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। आगे चलते हैं। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको और दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या मेजर करते हैं? ये सारे के सारे लेंथ मेजर करते हैं। आप कहोगे सर ये तीसरा वाला जो है ये तो स्पीड मेजर करता है। मैं इसके अंदर इसकी बात नहीं कर रहा, जो इसके यहाँ पे जो ये ओडोमीटर लगा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। वो तो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर के अंदर क्या लगा है? ओडोमीटर। आप देखते होगे जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती है ये बढ़ता जाता है ना, इसकी रीडिंग बढ़ती जाती है। कभी देखिए ये चीज। हाँ, सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, चार के चार, ये सारे के सारे क्या मेजर करते हैं? सारे के सारे क्या मेजर करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं। लेकिन चारों में क्या है? फर्क है। क्या फर्क है? चारों में किसका फर्क है? लीस्ट काउंट का। मैं ये इसकी बात करूं, नॉर्मल स्केल की बात करूं, नॉर्मल स्केल कहाँ से शुरू होता है आपका? देखो ऊपर, ठीक है, नीचे वाला तो फुट होगा, ऊपर वाला जो है वो सेंटीमीटर को बता रहा है ना। यहाँ तक आए, यहाँ कोई रीडिंग आई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये मिनिमम कितना नाप सकता है? ये मिनिमम कितना नाप सकता है? 1 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात है। 0.1 सेंटीमीटर, या बोल सकता हूँ मैं 1 mm। ये आप इसकी रीडिंग से भी देख सकते हो। इसकी रीडिंग आप जनरली कैसे लिखते हो? मान लो कोई 5.6 सेंटीमीटर, आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट, 0.1 सेंटीमीटर है इसका लीस्ट काउंट, यानी कि मिनिमम इससे इतना मेजर कर सकते हैं, इससे छोटा इसे मेजर नहीं कर पाएंगे, इससे छोटा इसे मेजर नहीं कर पाएंगे। वही आपका दूसरा वाला वर्नियर स्केल लगा है आपके सामने, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर लगा है। इसमें इसमें कितना मिनिमम मेजर कर सकते हो? इसमें इससे भी पॉइंट एक आगे, 0 अभी मैं ये तो डिटेल में आएंगे के अंदर एक और पॉइंट आगे खिसक जाता है, ठीक है। बाकी ये तो मैंने स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट लिखे हैं, ठीक है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन वाला आपको चेंज करके भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो ओडोमीटर है, ये कितना मिनिमम नापता है? कोई बताएगा क्या मेरे को? 0.1 किलोमीटर, या फिर 100 मीटर। कैसे? आपने देखा होगा कि ये जो लास्ट वाला होता है ये फटाफट घूमता रहता है, और जैसे ये जो लास्ट वाला है 0 to 9 पूरा कवर करके वापिस 0 पे आ जाता है, ये आगे वाला भी एक रीडिंग आगे खिसक जाता है। जैसे ये भी 0 पे है, वापिस मान लो कि एक राउंड पूरा करके वापिस 0 पे आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और ये आपको क्या बताता है? किलोमीटर बताता है। ये किलोमीटर बताता है, यानी कि जब गाड़ी 1 किलोमीटर चलती है तो ये कितनी बार घूम जाता है? ये 10 टाइम्स घूम जाता है। तो 1 किलोमीटर पे ये 10 टाइम्स घूम जाता है। तो जब इसकी रीडिंग 0 से 1 होगी, लास्ट वाले की इसकी रीडिंग 0 से 1 होगी, तो गाड़ी कितनी 1 किलोमीटर है, गाड़ी कितनी चल चुकी होगी? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट है, 0 to 9, 0 to 9, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10.1 किलोमीटर, या बोल सकता हूँ कि 100 मीटर। यानी कि ये मिनिमम कितना नाप सकता है? 100 मीटर नाप सकता है। कितना? 100 मीटर नाप सकता है। अच्छा जी, तो सारे के सारे लेंथ मेजर कर सकते हैं, सारे के सारे लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो क्या मैं कोई भी लेंथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकता हूँ क्या? ये कभी आता है आपके दिमाग पे? क्या मैं कोई भी लेंथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकता हूँ क्या? नहीं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट मुझे चूज करना चाहिए? कौन सा इंस्ट्रूमेंट मुझे चूज करना चाहिए? इसका एक क्या होता है तरीका? मान लो कि मेरे को कोई कोई भी रीडिंग मेजर करनी है, कोई भी रीडिंग आती है, ठीक है ना, मेरे को पता लगाना है कि मैंने जो इंस्ट्रूमेंट चूज किया है वो सही किया है कि नहीं किया। मान लो कि हमें कुछ मेजर करना है, क्या मैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल लाइंस को मेजर करने के लिए, क्या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता हूँ? क्या मैं, जैसे कि आपको तीन चार इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, क्या इनमें से मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता हूँ किसी भी मेजरमेंट के लिए, या फिर मुझे अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा? अब ये चीज कैसे डिसाइड होती है? ये चीज डिसाइड होती है इस फंडे से कि आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हो, तो आपके पास एक रीडिंग आएगी, उस रीडिंग का 5%, 5% ऑफ योर रीडिंग should be greater than or equals to least count of instrument. लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इट मीन्स हमने जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए चूज किया है वो एकदम सही है। अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स हमने कोई गलत इंस्ट्रूमेंट चूज कर लिया है, हमारी रीडिंग अप्रोप्रिएट नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि मैं कहता हूँ कि क्या 1 सेंटीमीटर मीटर स्केल से मेजर करना सही रहेगा? उसी के साथ एक और क्वेश्चन, क्या 2 सेंटीमीटर लेंथ को मीटर स्केल, जो नॉर्मल स्केल हम यूज करते हैं, उसे मेजर करना सही रहेगा? आइए देखते हैं। ये हमारी रीडिंग है, जो रीडिंग आनी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो रीडिंग कहीं तो 1 सेंटीमीटर ही आएगी, या थोड़ा बहुत एरर आएगा तो उसके आसपास आएगी। अब इसका 5% निकाल के देखते हैं। 1 into 5 by 100, 5% of this reading will be 0.05 centimeter. This is 5% of reading. इक्वेशन 1 इसको नाम देते हैं। अब देखते हैं कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है। आप सभी को पता है मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, या फिर बोलो 1 mm। अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 है आपका 5% ऑफ रीडिंग एंड इक्वेशन 2 है आपका लीस्ट काउंट। 5% ऑफ रीडिंग लीस्ट काउंट से ज्यादा नहीं है। इट मीन्स किसी 1 सेंटीमीटर की लेंथ को आप मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते। वही मैं बात करूँ 2 सेंटीमीटर की या फिर 3 सेंटीमीटर की, क्या मैं 3 सेंटीमीटर लेंथ को मीटर स्केल से मेजर करूंगा तो क्या सही रहेगा? चेक करते हैं। इसका 5% निकालते हैं। 3 इंटू 5/100, ये आएगा 0.15 सेंटीमीटर एंड लीस्ट काउंट मीटर स्केल का होता है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 5% ऑफ रीडिंग जो है वो लीस्ट काउंट से ज्यादा है। इट मीन्स 3 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको मीटर स्केल की हेल्प से समझाया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसको भी चेक करने का यही फंडा रहेगा कि 5% ऑफ रीडिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है देन हमने सही इंस्ट्रूमेंट चूज किया है, अदरवाइज हमारे द्वारा चूज किया इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपने रीडिंग ले ली किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो उस रीडिंग को सही तरीके से रिपोर्ट करने का तरीका क्या होगा? लेट्स सपोज कि आप मीटर स्केल से 5% 5 सेंटीमीटर मेजर करते हो, तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपसे जो एग्जामिनर होगा वो रीडिंग मांगेगा, तो क्या हमें 5 सेंटीमीटर रिपोर्ट कर देनी चाहिए? नहीं। कोई भी रीडिंग आपकी आती है, लेट्स सपोज कि मीटर स्केल से अपन यूज कर रहे हैं तो लेंथ मेजर करेंगे, तो लेंथ जो भी आपकी रीडिंग आती है वो तो आपको मेजर करनी है, साथ ही साथ प्लस माइनस लीस्ट काउंट भी आपको बताना है। लीस्ट काउंट क्यों बताना है? कि इतनी रीडिंग श्योर है, लाइक 5 सेंटीमीटर आपका आया, 5 सेंटीमीटर तक हम श्योर है, श्योर अच्छे से लिखो तो 5.0 सेंटीमीटर, बट प्लस माइनस 0.1 का इसमें एरर हो सकता है। आपने रीडिंग नोट की है, क्या आप श्योर हो कि ये सही है? क्या आप कोई चीज मेजर करते हो तो क्या आप पक्का सही हो? 100% श्योर हो? कुछ भी हो सकता है, बहुत एरर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी आंखें खराब हो सकती है, हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि जो हमारी आसपास की कंडीशंस है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वो खराब हो सकती है, ठीक है ना, टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं 100% कभी भी श्योर नहीं हो सकता किसी भी रीडिंग को लेते टाइम, किसी भी रीडिंग को लेते टाइम। यानी कि कोई भी रीडिंग आपने मेजर की है, हमेशा उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा। लेकिन आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया, यहाँ पे क्या आपने ये मैक्सिमम एरर रिपोर्ट कर दिया कि भाई इससे ज्यादा नहीं होगा, कि भाई इससे ज्यादा नहीं होगा। ये वर्नियर कैलिपर का है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये मैंने नॉर्मल स्केल से लिया है, इसमें एरर होगा तो प्लस माइनस 0.1 होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, उससे कम हो सकता है, लेकिन एरर तो है। मैं 100% श्योर नहीं हो सकता, तो मतलब मेरे को एरर निकालना आना चाहिए, मेरे को एरर निकालना आना चाहिए। तो एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मान लो कि आपने मेजर करना था, उसकी 5.62 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू। अभी जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया किसी भी लेंथ की, आपने नॉर्मल स्केल से मेजर कर दी 5.6 सेंटीमीटर, कितना एरर आया? ये है इसकी ट्रू वैल्यू, ठीक है, ये है इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एरर निकालना मेरे को। एरर कैसे निकालेंगे बताइए? एरर कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, क्या बोलते हो, कितना एरर आ जाएगा?
0.02 सेंटीमीटर का आ जाएगा क्या? अब सर ये ट्रू वैल्यू कहाँ से लेके आए? ट्रू वैल्यू मैंने कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट है वहां से मेजर करके रखी हुई है। अब मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहा हूँ कि ये कितना एरर देगा कितना नहीं देगा, ठीक है? तो ये सवाल दिमाग में नहीं आना चाहिए, ट्रू वैल्यू पता ही है तो क्यों मेजर कर रहे हैं। ओके, तो एरर कितना हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या फिर आपने जो रीडिंग ली है, इस तरीके से आप एरर निकाल सकते हो। ये लिखा हुआ है जो मैंने बोला है, ये फॉर्मूला भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है, मिल जाएगा। ट्रू वैल्यू में भी एरर होगा लेकिन कम होगा, मतलब आपने कोई सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजर कर लिया, एरर तो होगा, सभी में होगा, किसी ने कुछ ना कुछ तो लीस्ट काउंट होगा उसका। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है कुछ ना कुछ तो लीस्ट काउंट होगा, 0.00001 कुछ ना कुछ तो है। 100% तो ट्रू वैल्यू 100% तो सही हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। ओके, अब आते हैं टाइप ऑफ एरर, ठीक है ना? एरर तो पढ़ ली, एरर जो है कितने टाइप के होते हैं, किस किस वजह से आ सकते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं अपन, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो एरर है ये मेजरली तो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सिस्टमेटिक एरर, या इसको इस नाम से भी जाना जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब कि आपने जो स्केल उठाया वो पहले से टूटा हुआ था, ठीक है ना? स्केल जनरली 0 से शुरू होता है, नॉर्मल स्केल की बात कर रहा हूं, वो साला 1 से शुरू हो रहा था, तो पक्की बात है कि जो हम रीडिंग लगे वो गलत आनी आनी, डायरेक्ट मैं दे दूंगा तो उसको डायरेक्ट मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगा। मान लो कोई स्केल 1 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होने की बजाय, और रीडिंग आ रही है 7.6, तो पक्की बात है ये गलत है कि नहीं है? पक्की बात है ये गलत है, लेकिन इसका रीजन मेरे को पता है, ये गलत क्यों आई, इसका रीजन मेरे को पता है कि ये गलत क्यों आई, ठीक है ना? तो सिस्टमेटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर में वो एरर आते हैं जो जिनका रीजन आपको पता होता है, जिनका रीजन आपको पता होता है, और ये बहुत वजह से हो सकता है। जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में पहले से एरर हो सकता है, या फिर आपका वेदर की कंडीशन जो है वो खराब हो सकती है, मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती है। तो जो भी एरर जिनका रीजन अपने को पता है, मतलब उनमें कुछ करेक्ट करके, जैसे 7.6 आपके पास आया रीडिंग और आपको पता है कि ये 1 से शुरू हुआ, तो आप क्या करोगे उसमें से 1 माइनस कर दोगे। आप बोलोगे कि रीडिंग कितनी है, इसकी सही रीडिंग कितनी है, 6.6 है, हाँ कि ना? मतलब उनको आप क्या कर सकते हो, सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हो। सिस्टमेटिक एरर को अगर आपको उसका रीजन पता है, उसकी कोज पता है, तो आप सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हो। ओके, if instrument have if instrument have any error before reading, then this type of error is known as systematic error। systematic error एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि मान लो कोई स्केल 0 से स्टार्ट होने की बजाय 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन एलिमिनेट, इन एरर को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। वी कैन एलिमिनेट सच एरर, कब? जब अपने को इनका रीजन पता हो। इफ वी नो दियर कोज, ओके। अच्छा जी, ये तो पहला एरर हो गया। दूसरा एरर होता है आपका रैंडम एरर, ठीक है? दूसरा एरर होता है आपका रैंडम एरर। ये कैसे आता है रैंडम एरर? मान लो कि आप गए आईआईटी में, ठीक है? आपका 10 जनों का ग्रुप बना दिया आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर, किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहां भी जाओगे आपको एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ेंगे। ओके, आपको क्या कर दिया, 10 जनों का ग्रुप बना दिया, ठीक है? अब आपको क्या करनी है, सबको अलग अलग रीडिंग लेनी है, और एक्सपेरिमेंट की एवरेज रीडिंग आपको क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है, ठीक है? तो क्या जरूरी है सारे के सारे सही रीडिंग लेंगे? क्या जरूरी है सारे के सारे सही रीडिंग लेंगे? नहीं। क्या जरूरी है क्या? नहीं। मान लो कि ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन किसी की राइट आई थोड़ी खराब हो सकती है, किसी की लेफ्ट आई थोड़ी खराब हो सकती है, ठीक है ना? हो ही सकती है, ऑब्वियस सी बात है। अब कोई मेजर करने टाइम कुछ गलती कर सकता है, मेजर करते टाइम कुछ गलती कर सकता है, लेकिन जब हमारे पास ये रीडिंग आएगी अपने को इनका रीजन पता नहीं होगा, हाँ या ना? अब वहां पे चेक करते तो बैठेंगे नहीं, भाई बता तेरी आंख खराब तो नहीं है, हैं? तू बता तेरी कौन सी आंख खराब है, तूने सही मेजर किया तो नहीं किया है? ये तो चेक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते है ना, हमारे हाथ में नहीं है ये चीजें। तो उसकी वजह से जो भी एरर आएंगे उनका रीजन अपने को पता नहीं होगा, उनके कोज अननोन होंगे। तो ऐसे एरर को बोला जाता है रैंडम एरर, ऐसे एरर को बोला जाता है रैंडम एरर। अब इन एरर को अपन निकाल नहीं सकते, जैसे सिस्टमेटिक एरर था, उसके अंदर कितना एरर था अपन उसको निकाल सकते थे, ठीक है ना? अपन उसको फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन इन एरर को अपन निकाल नहीं सकते, लेकिन इनको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। इन एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे?
उससे पहले इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, कैसे आप सोचिए थोड़ा सा। हाउ टू मिनिमाइज दिस एरर, रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका होता है कि आप नंबर ऑफ रीडिंग्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जितना मैक्सिमम ले सकते हो उतना लेना शुरू कर दो। पहले वाले को बोला तेरे को एक रीडिंग नहीं तू 5 रीडिंग ले, उसका एवरेज निकाल के मेरे को दे। दूसरे वाले को बोला तू 10 ले, उसका एवरेज निकाल के मेरे को दे। समझ में आ रही है बात। तो अगर आपको रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ानी पड़ेगी। फिर भी आपको लगता है कि एरर है इसके अंदर, फिर आप अलग अलग सिचुएशन पे लीजिए। क्या करिए, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगह, ठीक है ना। ये लैब के एक बार इस कोने में, लैब के इस बार दूसरे कोने में, या फिर आपके कैंपस के अंदर वही लैब किसी दूसरी जगह है तो वहां जाके रीडिंग लीजिए, वहां जाके रीडिंग लीजिए, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है नंबर ऑफ रीडिंग आपको इंक्रीज कर देनी है। पहले एक बंदा एक एक ले रहा था, फिर ऐसे 10 वैल्यू आपके पास आई, उसका एवरेज करके दे रहे थे। अब एक बंदा 5-5 लेगा तो टोटल कितनी रीडिंग आएगी, 50 रीडिंग आएगी। अब उसका एवरेज करके आप दोगे तो एरर कम हो जाएगा, एरर कम हो जाएगा। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है एरर को मिनिमाइज करने का, टेक रीडिंग मोर टाइम या इंक्रीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा तरीका, इसके बाद भी काम नहीं हुआ, मान लो इससे ज्यादा, इससे ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए, मतलब एरर और कम करना है, तो आप क्या करोगे, टेक रीडिंग एट डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट प्लेस। समझ में आई क्या बात, कैसे मिनिमाइज करोगे रैंडम एरर को, कैसे मिनिमाइज करोगे रैंडम एरर को। अच्छा जी, अब रिपोर्ट कैसे करेंगे उसका तरीका सुन लीजिए। मान लो कि आप 10 जनों का ग्रुप बना, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपकी रीडिंग आई, तो आप सारी 10 की 10 रीडिंग थोड़ी उनको दोगे, सारी 10 की 10 रीडिंग थोड़ी दोगे। आप क्या करोगे, सबका एवरेज निकालोगे और उसको दे दोगे। तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मेरे को ट्रू वैल्यू निकालनी हो रीडिंग की, ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो पहले बंदे ने रीडिंग निकाली R1, दूसरे ने R2 रीडिंग निकाली, तीसरे ने R3 निकाली, ऐसे ही मान लो n बंदे हैं Rn। आप क्या करोगे, इन सबका एवरेज कर लोगे। मान लो क्या आया R बार, मान लो क्या आया R बार, ठीक है ना, कुछ वैल्यू आई, ठीक है ना। पहले ने मान लो 5.6 नोटिस मेजर की, दूसरे ने 5.4, इसने 5.45, ऐसे अलग अलग करते करते आपका फाइनल आंसर आया 5.49, ठीक है। फिर मान लो कि ये आपका पास क्या आ गया, एक तरीके से ये वो वैल्यू आ गई जो करेक्ट वैल्यू के सबसे पास होगी, ठीक है ना। करेक्ट वैल्यू तो नहीं होगी लेकिन करेक्ट वैल्यू के सबसे पास होगी, करेक्ट वैल्यू के सबसे पास होगी जो भी आपके पास ये आर बार आया है। लेकिन अब मान लो कि आपके अंदर थोड़ी सी हो जाए, इस साले ने कितना एरर दिया, ठीक है ना, इस दूसरे ने कितना एरर दिया, तीसरे ने कितना एरर दिया, मैंने कितना एरर दिया, ठीक है ना। एरर निकालने बैठ गए, मान लो कि मिसाल तूने एरर निकाला, तेरा सबसे कम आया, हाँ मेरा एरर सबसे कम है, मतलब मैं सबसे सही रीडिंग लेता हूँ। क्या कर सकते हो, कैसे करोगे ये, कि पहले वाले ने कितना एरर किया, दूसरे वाले ने कितना एरर किया, तीसरे वाले ने कितना एरर किया, ये निकाल सकते हो। ये तो आपके पास आ गई ट्रू वैल्यू जो अब आप रिपोर्ट करने वाले हो, ठीक है ना, जो अब आप देने वाले हो किसको, प्रोफेसर को, किसको, प्रोफेसर को। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, अगर आपको निकालनी है एरर की, एरर कितनी है उसकी, एरर कितनी है, ठीक है, तो उस एरर को बोला जाता है कि एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। मान लो कि इंडिविजुअल रीडिंग की जो आपकी फाइनल आंसर आया है, आपकी ट्रू वैल्यू आई है, ठीक है ना, वो उससे उन दोनों में कितना एरर है, उस एरर को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। यानी कि जो फाइनल आंसर आप लोगों ने निकाला पूरे ग्रुप ने मिलके, उस वैल्यू में और ग्रुप के एक एक बंदे के आंसर में कितना डिफरेंस है, उसको बोला जाता है आपका एब्सोल्यूट एरर। अब मान लो कि मेरे को एब्सोल्यूट एरर निकालना है, कैसे निकालूंगा, पहले वाले की रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, क्या लिखूंगा मैं, R1 माइनस R बार माइनस R1। R2 वाले का निकालना है तो R बार माइनस R2, ऐसे एरर आते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही Rn वाले का निकालना है, डेल्टा Rn कितना आ जाएगा, माइनस का Rn, ठीक है ना। अब प्रोफेसर ने कहा कि आपने जो जो एरर किए हैं उसका भी मीन बताओ मुझे, ठीक है ना, आपके एरर का मीन क्या है, आपके एरर का मीन क्या है। तो मान लो मेरे को एरर का मीन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, एरर का मीन निकालना है, ये सारे के सारे एरर आ गए, ये सारे के सारे एरर आ गए, एरर आ गए। अब मेरे को निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर आया ये तो, ठीक है ना, एक एक रीडिंग का एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। इन एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, इन सबको जोड़ूंगा, जितने इसके नंबर है उसका डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर बार आ जाएगा, कितना, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 कहां तक जाएगा, डेल्टा Rn तक जाएगा, डिवाइडेड बाय n। ओके, इस तरीके से आप क्या कर दो कि भाई साहब ये हमारा
मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है ना। और ये हमारा अलग अलग एब्सोल्यूट एरर है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। अच्छा जी, अब आपको करनी है रिपोर्ट, आपको करनी है रिपोर्ट, प्रोफेसर को देनी है। तो आप प्रोफेसर को क्या दोगे, आर बार दोगे खाली? क्या रिपोर्ट करोगे, कौन सी रीडिंग रिपोर्ट करोगे? आप ये रिपोर्ट करोगे, मान लो लेंथ मेजर की आपने, आर बार प्लस माइनस डेल्टा आर बार। लेकिन सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि आपको प्लस माइनस में लीस्ट काउंट लगाना है, प्लस माइनस में लीस्ट काउंट लगाना है। अब प्लस माइनस में आप डेल्टा आर बार लगा रहे हो, ये क्या बात हुई? तो अब देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, आपको क्या चेक करना है, लीस्ट काउंट चेक करना है, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है, फिर चेक करना है डेल्टा आर बार चेक करना है, फिर प्लस माइनस में आपको वो लगाना है जो बड़ा है, जो ज्यादा है इन दोनों में से। मान लो कि लीस्ट काउंट है 0.1 लेकिन आर आ गया 0.2, तो आप क्या लगाओगे प्लस माइनस में, 0.2। लेकिन अगर आर आया 0.009 तब क्या लगाओगे, तब क्या लगाओगे 0.1। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि डेल्टा आर जब आप सबमिट कर रहे हो तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो, मान लो कि लीस्ट काउंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जितना लीस्ट काउंट है वो सबमिट कर दो आप। लेकिन अगर डेल्टा आर ज्यादा आया लीस्ट काउंट से, डेल्टा आर ज्यादा आया लीस्ट काउंट से, तो आप डेल्टा आर सबमिट करने वाले हो प्लस माइनस में। लेकिन ये ध्यान में रख लेना कि डेल्टा आर का सिग्निफिकेंट नंबर लीस्ट काउंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। लीस्ट काउंट में जितने सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है ना, उतने सिग्निफिकेंट डेल्टा आर में करके फिर सबमिट करना, ठीक है ना। डेल्टा आर का सिग्निफिकेंट नंबर लीस्ट काउंट के बराबर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना जब आप डेल्टा रिपोर्ट कर रहे हो। तो समझ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको प्लस माइनस में लीस्ट काउंट लगाना है कि डेल्टा आर बार लगाना है, क्या लगाना है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले क्या क्या चेक करना है, कौन बड़ा है, ठीक है ना, कौन बड़ा है। इफ लीस्ट काउंट इज ग्रेटर देन डेल्टा आर बार, तो अपन क्या कर देंगे, कहां चले जाएंगे, लीस्ट काउंट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा आर बड़ा होता है आपका, डेल्टा आर बार बड़ा होता है लीस्ट काउंट से, तो अपन क्या लगाएंगे, प्लस माइनस में डेल्टा आर बार लगाएंगे। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर, डेल्टा आर का सिग्निफिकेंट फिगर किसके बराबर होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट बी इक्वल टू लीस्ट काउंट। ये जिसने समझ दिया ना ये वाली स्लाइड, उसके आधे से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जिसने नहीं समझा आधे से ज्यादा क्वेश्चन उसके गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सवाल आता है कि जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो रीडिंग के प्लस माइनस में क्या लगाएंगे, लीस्ट काउंट लगाना चाहिए कि डेल्टा लगाना चाहिए। तो सबसे पहले फैसला कैसे करेंगे कि जो बड़ा होगा वो लगाएंगे, जो बड़ा होगा वो लगाएंगे। फिर अगर डेल्टा आर बाजी मार लेता है, डेल्टा आर जीत लेता है, तो डेल्टा आर के अपन सिग्निफिकेंट फिगर सही करेंगे। क्या सही करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर सही करेंगे। कैसे करना है आपको आता है, अपन क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है ना, राउंड ऑफ करेंगे और किसके बराबर कर देंगे, जितने आपके लीस्ट काउंट में सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बराबर कर देंगे। क्वेश्चन आएगा और क्लियरिटी आएगी। अब एक चीज और होती है आपका रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, ये कोई टाइप नहीं है, ऐसे ही टर्मिनोलॉजी है, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। क्या होता है कि आपने मान लो कि डेल्टा आर बार निकाला, तो ये आर बार का कितना फ्रैक्शन है वही होता है, ठीक है ना। ये वैल्यू जो होती है आपका रिलेटिव एरर होती है या फिर फ्रैक्शनल एरर होती है, ठीक है। और एक चीज होती है आपका परसेंटेज एरर। तो ये जो फ्रैक्शन आया इसका क्या ले लो, परसेंटेज ले लो, फ्रैक्शन आया इसका परसेंटेज ले लो। कैसे ले लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। कभी आपको क्वेश्चन ने दिया फ्रैक्शनल एरर कितना है, फ्रैक्शनल एरर ये है, तो उसने क्या दिया है, उसने डेल्टा आर बाई आर दिया है। अगर मान लो उसने टाइम में परसेंटेज एरर दिया है, ठीक है ना, टाइम में परसेंटेज एरर दिया मान लो कि 5%, तो उसने क्या दिया है, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 दिया है। क्या दिया है, मान लो कि टाइम में परसेंटेज एरर है 6%, इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये कितना है मेरे पास, ये 6 है मेरे पास, ये मेरे पास कितना है, 6 है। ओके, बस इतना सा काम है इनका, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब कहीं कहीं जगह आपको रीडिंग निकालने के बाद कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है ना। जैसे मेरे को लेंथ मेजर करनी है, मेरे को लेंथ मेजर करनी है तो मैं डायरेक्ट रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन मेरे को लेंथ निकाल के वॉल्यूम निकाल के मेजर करना है, ठीक है ना। और मैंने जो लेंथ निकाली है उसके अंदर ही एरर है, पक्की बात है कि वॉल्यूम जो मैं निकालूंगा उसके अंदर एरर पक्का ही पक्का होगा। तो
अब एक्शन में आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ कि मान लो कि आप स्फीयर का आप क्या करने जा रहे हो, उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने जा रहे हो। तो आपने क्या किया, उसकी डायमीटर नाप लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप लिया, ठीक है ना। आर का d/2 करोगे, इसका क्यूब। तो डी के अंदर एरर है तो वी के अंदर भी एरर होगा, वी के अंदर भी एरर होगा, बट कितना, बट हाउ मच, कितना। अब इसके अंदर तो फॉर्मूला ऐसा है, कभी कभी फॉर्मूला प्लस माइनस का भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है किसी रेक्टेंगल का, तो आपको लेंथ और क्या 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 मेजर करना पड़ेगा, मेरे को किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल है, इसकी ये ए है साइड, ये बी है, तो मेरे को ए और बी मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2a+b, ठीक है, 2a+b हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए के अंदर भी एरर है, मान लें बी के अंदर भी एरर है, तो जो पेरीमीटर आएगा उसके अंदर तो एरर होगा ही होगा। तो ये एरर कैसे निकालेंगे, ये एरर कैसे निकालेंगे, ये एरर तो होगा, ये तो पता लग गया, कितना एरर होगा, कितना एरर होगा भाई साहब, ये कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उनके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो आप लिख सकते हो कि फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट मिनिमम पॉसिबल एरर इन एनी क्वांटिटी। कौन कौन से रूल है, सबसे पहले रूल की बात करते हैं एरर इन एडिशन, ठीक है, एरर इन एडिशन। मान लो कि आपने कोई भी क्वांटिटी z ली, वो आ रही है इससे x+y से, ठीक है। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब के अंदर, तो आप z को डायरेक्ट मेजर नहीं कर रहे, आप x और y को मेजर कर रहे हो। अपने को कोई फिजिकल क्वांटिटी z मेजर करनी है, वो निकाल के अपने प्रोफेसर को देनी है, ठीक है। लेकिन अपने को पता है कि जो z है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, और मैं डायरेक्टली z को मेजर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं x और y को मेजर कर रहा हूँ लैब के अंदर, ठीक है। मैं डायरेक्टली x और y को मेजर कर रहा हूँ लैब के अंदर। मैंने मेजर करते करते इसके अंदर कुछ एरर कर दिया, मान लो डेल्टा y, इसके अंदर कुछ एरर कर दिया, मान लो डेल्टा x। तो z के अंदर कितना एरर आएगा, z के अंदर कितना एरर आएगा, तो z के अंदर एरर आएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक है। z के अंदर एरर आएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यही आपका होता है सब्ट्रैक्शन में। ऐसा नहीं कि आप जब माइनस करोगे तो एरर भी माइनस हो जाएगा, नहीं, एरर हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, एरर हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने निकाला z जो आ रहा है x-y से, ठीक है। z का फॉर्मूला मान लो है x-y, आपने लैब के अंदर y मेजर करते टाइम डेल्टा y इसमें एरर कर दिया, इसमें डेल्टा x मेजर कर एरर कर दिया, तो रिजल्ट के अंदर कितना एरर आ जाएगा, डेल्टा x माइनस डेल्टा y नहीं आएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y ही आएगा। एरर में अगर फॉर्मूले में माइनस है तो एरर निकालते टाइम माइनस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान में रखना, क्योंकि अपन क्या रिपोर्ट कर रहे होते हैं, अपन मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। समझ में आ रही बात, मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ध्यान से सुनना इस बात को, मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब एरर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वो छोड़िए, वो मैं एक ही फॉर्मूले में लिखा देता हूँ, ठीक है ना, एक ही फॉर्मूले में दिखा देता हूँ। एक होता है आपका स्पेशल फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला, ठीक है ना। एरर के आधे सवाल तो उसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है कि अगर z जो है a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c और d की पावर d, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला भी साथ में आ जाएगा और डिवीजन वाला भी साथ में आ जाएगा। कैसे, जब c और d की वैल्यू 0 0 हो और a और b की वैल्यू 1 1 हो तो मल्टीप्लीकेशन बन गया, जब आपका b और d 0 0 हो और a और c 1 1 हो तो डिवीजन वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो उनको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका एरर कैसे लिखा जाता है, मान लो कि ये z जो है a b c d इन पे डिपेंड कर रहा है, हम लोगों ने लैब में मेजर किया a b c d को, और ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ये पावर है इनकी, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कुछ पावर है। तो मेजर करते टाइम आप लोगों ने इनमें एरर कर दिए, ठीक है ना। a में आपने एरर कर दिया डेल्टा a में एरर कर दिया आपने डेल्टा a, b में एरर कर दिया आपने डेल्टा b, c में एरर कर दिया आपने डेल्टा c और d में एरर कर दिया आपने डेल्टा d। तो z में एरर कितना होगा, z में एरर कितना होगा, तो z में एरर ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है, a टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस b टाइम डेल्टा b बाई b प्लस c टाइम डेल्टा c बाई c प्लस d टाइम डेल्टा d बाई d, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको पता होगी, आपको डेल्टा z निकालना है,
तो z कैसे निकालोगे? आपको अगर ABCD पता है तो इसके अंदर ABCD की वैल्यू डालूंगा मैं तो z आ जाएगा। फिर जो भी ये वैल्यू आई इधर मैं z का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा z आ जाएगा, डेल्टा z आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर कोई आपसे आधी रात में 2 बजे उठा के भी ये फॉर्मूला पूछ ले तो आपको आना चाहिए ये फॉर्मूला, क्योंकि इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है इस फॉर्मूले की। ओके, पावर वाले केस में अपन इस तरीके से निकाल देंगे एरर। ठीक है, डेल्टा जेड बाई जेड पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा ही आंसर हो जाएगा। कोई डेल्टा जेड पूछ रहा है, एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, तो अपन जेड को उधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल आता है जेड कैसे निकालेंगे? तो एबीसीडी की तो वैल्यू पता है अपने को, एबीसीडी की वैल्यू डालेंगे ऊपर, ठीक है, और जेड हमारे पास आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ हटके मेथड होते हैं, कुछ हटके मेथड होते हैं जिससे हम लोगों को एरर निकालना पड़ता है। उस मेथड का नाम है डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरर। ये कब काम में लेंगे? ये काम में लेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, उसके अंदर कोई दूसरी क्वांटिटी है, और जैसे मान लो जेड का फॉर्मूला ये बन रहा है ए ई की पावर बी, ठीक है, ए ई की पावर बी। अब इसको कैसे करें? ठीक है, अब इसको कैसे करें? तो इस टाइम पे अपने को डिफरेंशियल मेथड को क्या लाना पड़ता है? एक्शन में लाना पड़ता है। ठीक है, कैसे करते हैं मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपको ये दे दिया, फॉर एग्जांपल ये दे दिया z इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एक्स प्लस वाई। बताओ कि अगर मेरे को z के अंदर एरर निकालना है कैसे निकालूंगा? डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, मैं क्या करूंगा? ln ले लूंगा दोनों साइड, ठीक है ना, तरीका समझना, ये तरीका काम आएगा। और इधर भी ln लूंगा तो ये क्या कितना बन जाएगा? ln w डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब सभी को मेरे हिसाब से फॉर्मूला पता है ln a बाई बी क्या होता है। ln a बाई बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ln a माइनस ln b लिख सकता हूं। क्या क्या बोलते हो? ln a माइनस ln b लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूं? इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ठीक है ना, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। किसके रेस्पेक्ट में? इन जनरल कर दो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे ln z, क्या होगा डिफरेंशिएशन? 1 बाई z, क्या होगा? 1 बाई z। फिर z का दोबारा करूंगा तो क्या बनेगा? dz। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू का करूंगा तो dw माइनस, ठीक है, इसका क्या होगा? 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और अंदर बचेगा डी एक्स प्लस वाई, तो ये बन जाएगा dx प्लस dy। मैं इसी के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, dx प्लस dy लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ। वो बात क्या है कि यहाँ पे आप एरर निकालने जा रहे हो z के अंदर, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस। ये माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अपने को मैक्सिमम पॉसिबल एरर देना है, ठीक है ना, इतना एरर हो सकता है, इसके बीच तेरी वैल्यू लाई करेगी, इस रेंज से बाहर नहीं जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर देना है अपने को। तो कभी भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, माइनस आ गया, ऐसे क्या आ गया? ऐसे माइनस आ गया, तो आपको क्या कर देना है? उसको प्लस कर देना है। इस बात का ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या किया मैंने? माइनस को प्लस किया। क्यों किया? रीजन क्या है? रीजन ये है कि मेरे को क्या रिपोर्ट करना है? मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिपोर्ट करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिपोर्ट करना है। इस वजह से मैंने वहां पे प्लस किया है। तो मेरे को क्या कर देना है? ऐसे माइनस आ जाए, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वहां पे प्लस कर देना है। अब क्या करना है? मेरे को डेल्टा जेड बाई जेड मान लो फाइंड आउट करना है, तो मैं डी जेड को क्या लिख दूंगा? डेल्टा जेड लिख दूंगा। डी जेड को मैं लिख दूंगा डेल्टा जेड। क्या बन जाएगा? डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इस तरीके से आप डेल्टा जेड यहाँ से निकाल लोगे। जेड कहाँ से निकालोगे? डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपके पास होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू, सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू यहाँ डालोगे, जेड आ जाएगा। डेल्टा जेड पूछे तो जेड को इधर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये हुआ एक मेथड। डिफरेंशियल मेथड से कैसे जाएंगे? इसके क्वेश्चन आएंगे आपके जेई एडवांस के अंदर, ठीक है ना। जेई मेंस नीट आपका जहां तक पिछला गया था ना, वही निपट जाएगा, ठीक है। अब एक और देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तब कैसे डील करेंगे? तब कैसे डील करेंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने आया। z इज इक्वल टू मान लो साइन x, ठीक है ना। x में अब मैं x को मेजर करूंगा, फिर x को इस फॉर्मूले के अंदर डालूंगा जब मेरे पास z आएगा, ठीक है ना। मान लो कि मैंने क्या किया, x को मेजर करते करते एरर कर दिया x के अंदर डेल्टा x, ठीक है ना, x के अंदर मैंने एरर कर दिया डेल्टा x।
तो जब मैंने x के अंदर एरर कर दिया डेल्टा x, तो z के अंदर कितना एरर आएगा कैलकुलेशन के बाद, उसको निकालना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। dz इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और चेन रूल से dx का भी, ठीक, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा मैं, इसका dx आ जाएगा। ओके, तो मेरे को डेल्टा z मिल गया कितना, cos x इंटू डेल्टा x। मैं इस cos x का क्या करूं, मैं इस cos x का क्या करूं, इसको लिख दो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो क्या बन गया आपका, वो क्या बन गया, रूट माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन क्या बन गया इधर, z बन गया, तो डेल्टा z क्या आ गया, माइनस जेड स्क्वायर डेल्टा एक्स। तो अगर आपको डेल्टा z बाई z निकालना है तो z का इधर डिवाइड मार देना, परसेंटेज एरर निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इन फॉर्मूला को याद मत करना, तरीका सीखना कैसे किया है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन ही आए, तरीका सीखना कैसे किया है हम लोगों ने। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब कि आपने एरर एनालिसिस की थ्योरी को ढंग से डिटेल में समझ लिया है। बट दोस्तों, आपको यहाँ नहीं रुकना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे कि इन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और जेईई में, उन्हें कैसे डिकोड करना होता है, उन्हें कैसे सोल्व करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।